हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 4 में सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 के इंट्रोडक्शन की। यानी कि लेसन नंबर 4 हमारा लास्ट वीडियो में खत्म हो गया था और आज हम बात करेंगे इस वीडियो से लेसन नंबर 5 के ऊपर। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं, जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ जाके नोट्स ले सकता है। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो लेसन नंबर 5 जो है हमारा कंजप्शन स्पेंडिंग, यानी कि हमारे इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं ना, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं कंज्यूमर्स की, यानी कि इस सीरीज के अंदर हम बात करेंगे कंप्लीटली कंज्यूमर्स के बारे में। कंज्यूमर को कौन कौन से डिराइव करती हैं, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनकी कंजप्शंस को, ठीक है, उन सबको हम काफी डीप में पढ़ने वाले हैं इस कंप्लीट लेसन के अंदर। और ध्यान रखना साथ साथ इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, क्योंकि अब तक जो भी मैं 4 चैप्टर के उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं थे, इस चैप्टर में हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी आएंगे जो हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या मतलब क्या क्या पढ़ने को मिलेगा हमें, ठीक है। एक तो पहला है टू अंडरस्टैंड काइंजियन कंजप्शन फंक्शन। तो पहले मैं क्या समझना होगा, काइंजियन कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के, और इसके अलग अलग फैक्टर्स को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो काइंजियन कंजप्शन फंक्शन समझना होगा हमें। दूसरा, टू ऑप्टिमाइज कंजप्शन ओवर द 2 पीरियड्स। हमें अपने कंजप्शन को इस मतलब समझदारी से कैसे करना है, ठीक है, ताकि हमें सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम मिले, वो भी हम सोचेंगे, ठीक है। तीसरा, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इंटेम्परल कंजप्शन, ठीक है। तो एक टाइप होता है तो हमें उसके कंसेप्ट को भी समझना होगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब इंट्रोडक्शन में क्या है वो देखते हैं। देखो हम सब जानते हैं कि प्रोड्यूसर का काम क्या होता है, चीजों को प्रोड्यूस करना, यानी कि प्रोडक्ट को बनाना। लेकिन कंज्यूमर का काम क्या होता है, उसे कंज्यूम करना। क्या प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बनाएगा अगर कंज्यूमर जो है प्रोडक्ट को कंज्यूम ही ना करे? तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास देखो प्रोड्यूसर का पैसा कब आता है, जब कंज्यूमर्स उसके ऊपर खर्चा करते हैं। तो अगर कंज्यूमर्स गुड्स को कंज्यूम ना करे तो प्रोड्यूसर बिल्कुल ही पैसा नहीं कमा पाएगा। आई बात समझ में? तो अब हम बात करने हैं कंजप्शन स्पेंडिंग के बारे में। तो कंजप्शन का मतलब क्या होता है, हम सब प्रोड्यूसर सबके सब नहीं है, लेकिन इस दुनिया में जो भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में जो भी एग्जिस्ट करता है वो सबके सब क्या है, कंज्यूमर्स जरूर है। अगर मैं सिंपल बताऊं तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबके सब क्या है, कंज्यूमर्स जरूर हैं, ठीक है। तो अगर मैं कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं। और कुछ ना कुछ का मतलब क्या होता है, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज, ठीक है। तो हम बहुत सारे गुड्स कंज्यूम करते हैं और बहुत सारी सर्विसेज कंज्यूम करते हैं। तो अब बात आती है कि भैया कंजप्शन स्पेंडिंग क्या होती है, वही समझते हैं। यहाँ पे तो लिखा हुआ है, कंजप्शन स्पेंडिंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी। तो जो कंज्यूमर खर्चा करते हैं ना, क्या पैसा रोकड़ा किस चीज के ऊपर, ठीक है, चीजों को कंज्यूम करने के ऊपर, उसमें क्या बोलते हैं, कंजप्शन स्पेंडिंग, ठीक है। और जो डेवलप करता है क्या, एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जब कंज्यूमर किसी चीज के ऊपर खर्चा हो रहा है, क्या बोलेंगे, डिमांड की, मैं उस चीज की डिमांड कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन हम बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पे, जहां पे हम हर एक कंज्यूमर को स्टडी करें, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्रीगेट डिमांड। तो कंज्यूमर क्या बनाते हैं हम इकोनॉमी के अंदर, एग्रीगेट डिमांड क्रिएट करते हैं, ठीक है, इन एन इकोनॉमी। एनी फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन स्पेंडिंग इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, यानी कि किसी भी तरह का अगर कंजप्शन स्पेंडिंग में फ्लक्चुएशन आता है, इसका मतलब क्या है कि अगर कंजप्शन स्पेंडिंग कम हो जाएगी तो सिंपल सी बात है एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी, और अगर कंजप्शन स्पेंडिंग बढ़ जाएगी तो एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों से क्या होता है, दूसरे से पॉजिटिव रिलेटेड होते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कंजप्शन स्पेंडिंग बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, यानी कि लोग फालतू डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर कंजप्शन स्पेंडिंग कम हो गई, इसका मतलब क्या है, एग्रीगेट डिमांड भी कम हो गई। फिर क्या था हमारे पास, ड्यूरिंग बिजनेस साइकिल, मतलब अगर हम बिजनेस साइकिल की बात करें, कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो अगर बिजनेस साइकिल की बात करें, जो मैं कर चुका हूं स्टार्टिंग में, कि एक प्रोड्यूसर गुड्स या फिर सर्विसेज क्यों जनरेट करता है, क्योंकि उसके कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं, क्योंकि आप लोग देख रहे हो। अगर कोई इन वीडियोस की डिमांड ना करे, कोई इन वीडियोस को ना देखे, क्या मेरे वीडियो का बेनिफिट है, नहीं है, फिर बनाता ही नहीं वीडियो। आई बात समझ में? तो प्रोड्यूसर कोई भी गुड्स या फिर कोई भी सर्विसेज कब बनाता है, जब उसकी मार्केट में डिमांड होती है। आई बात समझ में? तो ये बात यहां पे लग रही है। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल किस चीज में, बिजनेस साइकिल में। कंजप्शन एक्सपेंडिचर आर आल्सो इंपॉर्टेंट टू रिकवर फ्रॉम द बिजनेस रिसेशन। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर था एक चीज में और हेल्प करता है क्या, अगर मान लो हमारी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई है, आप लोगों को मैंने 2 टर्म्स पढ़ाए थे, एक इन्फ्लेशन
एक डिफ्लेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसेशन भी बोलते हैं। रिसेशन होने का मतलब क्या होता है, मार्केट में मंदी आ गई है, और इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स जो हैं वो डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो अगर मुझे रिसेशन से बाहर आना है, फिर किसी भी बिजनेस को, किसी भी इकोनॉमी को रिसेशन से बाहर आना है, तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर्स को डिमांड करना होगा। जब कंज्यूमर्स अपनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ाएंगे, यानी कि अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे, खर्चा करना शुरू करेंगे, तो क्या होगा, मार्केट जो है रिसेशन से बाहर आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेविंग करना बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि लोग पैसा बचाएंगे तो इकोनॉमी कहां चली जाएगी, रिसेशन के अंदर। लेकिन अगर लोग पैसा खर्च करेंगे डिफरेंट गुड्स और सर्विसेज में, तो इकोनॉमी क्या होगी, वापस बूम पे आएगी। हाँ, पर अगर ज्यादा खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, क्योंकि प्राइसेस डिमांड के हिसाब से प्राइसेस बढ़ जाते हैं। आई बात समझ में, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अब तक की पिछले 4 लेसन्स में, हमने अलग पार्ट्स में इन सब चीजों को डिस्कस किया था। अब आता है हमारा सिंपल सा कंजप्शन फंक्शन। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है C = C + y माइनस में ty। तो जो ये C है, C क्या है हमारे पास, रियल कंजप्शन की, कंजप्शन कितनी की जा रही है। Y क्या है, रियल इनकम, इनकम कितनी है। अब बात है भाई ये क्या है, ty। इस ty का मतलब पता है क्या होता है, ty का होता है टैक्स। क्योंकि आप लोगों को पता होगा एक डिफरेंस होता है इनकम में और डिस्पोजेबल इनकम में। डिस्पोजेबल इनकम में, इनकम का मतलब क्या होता है कि मैं कितना पैसा जनरेट कर रहा हूं, मैं कितना पैसा कमा रहा हूं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, इनकम, ठीक है। लेकिन जब हम इनकम कमाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है ना। हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से, और जब हम टैक्स पे करते हैं तो हमारी इनकम क्या होती है, हमारी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है। यानी कि डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जब हम इनकम में टैक्स को माइनस कर देते हैं, यानी कि वो इनकम जो मैं एक्चुअल में खर्च कर सकता हूं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल इनकम। सपोज करो किसी की इनकम 10 लाख रुपए है, 10 लाख रुपए पर मंथ। और अच्छा भैया इतनी भी होती है क्या, ऐसे तो बहुत ऊपर होती है, ठीक है, जीरो से ही लगाइए ना। हाँ 10 लाख है, अब 10 लाख में से सपोज करो उसका 10% टैक्स चला गया, यानी कि उसका 1 लाख रुपए टैक्स लग गया। बेचारा बुरा मान जाएगा, अरे 10 लाख रुपए कमाए थे, 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट लेके चली गई, ठीक है। तो जो 9 लाख बचे ना, 10 लाख माइनस 1 लाख, तो ये जो 9 लाख है ये क्या है, उसकी डिस्पोजेबल इनकम। यानी कि अब इसे वो अलग अलग तरह की गुड्स, अलग तरह की सर्विसेज में खर्च कर सकता है। अगर वो सेव कर रहा है तो वो इन्वेस्ट भी कर सकता है। अब आगे समझते हैं इसी बात को। तो नोट, कंजप्शन इज डन एट द हाउस होल्ड लेवल। जो कंजप्शन है वो किस लेवल पे होता है, हाउस होल्ड के लेवल पे होता है। यानी कि जो हम घर में खर्चा करते हैं, घरेलू खर्चों में जो हम चीजें यूज करते हैं या फिर सर्विसेज यूज करते हैं, उसमें हम क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड लेवल पे हम कंजप्शन करते हैं। सो स्टडी कंजप्शन एक्सपेंडिचर at the macro level it is very important to study the consumers expenditure at the micro level। मेरी बात सुनिए, इस पॉइंट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी हम जानते हैं कि हम खर्चा जो है हाउस होल्ड लेवल पे करते हैं, यानी सिंपल सी बात है, मैक्रो लेवल पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर चेक करने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइक्रो लेवल पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर कितना पार्ट अपनी इनकम का खर्च कर रहा है अलग अलग तरह के गुड्स को कंज्यूम करने में और अलग अलग तरह के सर्विसेज को कंज्यूम करने में। तो उन सबका टोटल करूंगा तब भी तो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर आएगा ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, मैक्रो लेवल में क्या निकाला है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब आगे देखो, इसके बाद काइंजियन कंजप्शन फंक्शन। अब आता है हमारा काइंजियन कंजप्शन फंक्शन। अब काइंजियन कंजप्शन फंक्शन क्या है, जो काइंस थे ना वो क्या थे, हमारे एक इकोनॉमिस्ट, काफी फेमस इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने अपना एक कंजप्शन फंक्शन बनाया। हम इस सेक्टर के अंदर ना बहुत सारे मॉडल्स पढ़ने वाले हैं, वो भी अलग अलग इकोनॉमिस्ट के बनाए हुए। आई बात समझ में, और कैसे उनके से हम अलग चीजें निकालते हैं वो भी हम समझेंगे, और वो सारे फैक्टर समझेंगे जिससे एक कंज्यूमर को अफेक्ट होता है, मतलब कंज्यूमर सोचता है उन फैक्टर के हिसाब से। उन सारे फैक्टरों में से सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है ना वो होता है इनकम। उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है, इनकम। जिसकी बात किसने करी, काइंस ने करी थी, इनकम, कि जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी ना वो उतना फालतू ही कंजप्शन करेगा। जैसे यहां पर देखो क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग टू काइंस among all factors it is current level of income। जो current level of income है ना, that determines the consumption of an individual and also the economy। तो जो इकोनॉमी में जो इनकम लेवल है ना, ठीक है, वो डिटरमाइन करता है कि वो कंज्यूमर कितना खर्चा करेगा। अकेले मतलब एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितना खर्चा करेगा या फिर पूरी इकोनॉमी में कितना खर्चा हो रहा है, वो डिपेंड करता है इनकम पे। जितनी इनकम उतना ही खर्चा किया जाएगा, जितनी कम इनकम उतना ही कम खर्चा किया जाएगा। आई बात समझ में, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ता है। अब यहां पे देखो, और जब इनकम कम होती है तो एक्सपेंडिचर भी कम होता है। यानी कि मैं कह सकता हूं यहां पे कि इनकम और एक्सपेंडिचर में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम बढ़ी, एक्सपेंडिचर बढ़ा दी, इनकम कम हुई, एक्सपेंडिचर कम कर दी।
अब आगे समझो, अकॉर्डिंग टू ऐसे तो पढ़ा चुका मैं, काइंस प्लेस स्ट्रेस ऑन एब्सोल्यूट साइज ऑफ इनकम। तो काइंस ने पूरा ध्यान दिया कि इनकम का ध्यान रखा जाए कंजप्शन डिटरमाइन करने से पहले एज डिटरमिनेंट ऑफ कंजप्शन। हिज थ्योरी ऑफ कंजप्शन इज आल्सो नोन एज एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ कंजप्शन। तो ध्यान रखना, काइंस की थ्योरी जो है ना कंजप्शन, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट थ्योरी ऑफ कंजप्शन। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे इस इंट्रोडक्शन में वीडियो के, काइंस पुट फॉरवर्ड अ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। अब काइंस ने एक साइकोलॉजिकल लॉ दिया कंजप्शन का, मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी इनकम बढ़ती है एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, ये बात तो ट्रू है, लेकिन ध्यान रखना सेम लेवल से नहीं बढ़ता। मतलब क्या, जिस रेट से इनकम बढ़ती है ना, कभी भी कोई भी समझदार कंज्यूमर उस रेट से अपने खर्चे को नहीं बढ़ाता है। यानी कि जब किसी की इनकम बढ़ती है ना, तो वो कंजप्शन करने की बजाय सेविंग करना पसंद करता है, सेविंग करना या फिर सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट करना पसंद करता है। आइए समझ में, इसका मतलब कभी भी किसी की अगर इनकम बढ़ी है तो खर्चे जरूर बढ़ेंगे, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ी है उस रेट से नहीं बढ़ेंगे। इस बात का ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है। तो काइंस पुट फॉरवर्ड अ साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन अकॉर्डिंग टू विच एज इनकम इंक्रीजेस, जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन आल्सो इंक्रीजेस, कंजप्शन भी बढ़ेगा, बट नॉट एज मच एज द इंक्रीज इन इनकम, पर इतना नहीं बढ़ेगा जितना इनकम बढ़ा है। इन अदर वर्ड्स, द मार्जिनल प्रोपेंसिटी, इसे बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज लेस देन 1, वो 1 से कम रहेगी। इसको बोलते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा सी है ना, वो 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा हमेशा। यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा। यानी कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो खर्चा बढ़ेगा, ध्यान रखना, लेकिन जिस लेवल से इनकम बढ़ेगी, जिस रेट से इनकम बढ़ेगी, खर्चा उससे कम रेट से बढ़ता है। अगर वो एक समझदार कंज्यूमर है तो वो अपनी, जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पहले किसी की इनकम मान लो 100 रुपए थी, तो वो इसमें से 80 रुपए खर्च करता था। अब उसकी इनकम 100 से 200 रुपए हो गई, तो क्या वो 80 का डबल कर देगा? नहीं, अब वो सिर्फ क्या करेगा, मान लो 120 रुपए खर्च करेगा, 130 खर्च करेगा। तो पहले वो काम 20 रुपए बचा रहा था, अब वो सिर्फ कितने बचाएगा, 80 रुपए बचाएगा। यानी कि इनकम डबल हुई पर एक्सपेंडिचर डबल उसने नहीं किया, एक्सपेंडिचर डबल से क्या किया, सिर्फ कम किया। इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि एमपीसी। और एमपीसी में क्या रहता है, 1 से छोटा। इस बात का भी ध्यान रखना। अब इसको जो होता है ना, उतार सकता है मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से, और इसकी आगे के जो भी मॉडल्स हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। अब जो उदाहरण उतार सकता है मैं ड्रॉइंग बोर्ड के सामने से।